नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 6 अप्रैल को संसद के बजट सत्र का समापन। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। गतिरोध के चलते कम रही उत्पादकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में साल 2023 के लिए दूसरे नागरिक अलंकरण सम्मान समारोह का आयोजन। 55 हस्तियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला सम्मान। राज्यसभा में अब डिजिटल तरीके से संचालित होगी सदन की कार्यवाही। सभापति जगदीप धनखड़ ने की नई परंपरा की शुरुआत। पेपरलेस संसद बनाने की दिशा में उच्च सदन का महत्वपूर्ण कदम। संसद भवन परिसर में दक्षिण सूडान के संसदीय शिष्टमंडल से लोकसभा अध्यक्ष की मुलाकात। लोकसभा अध्यक्ष ने भारत अफ्रीका को आर्थिक परिवर्तन की यात्रा में बताया भागीदार। कहा, दक्षिण सूडान में संसदीय लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है भारत। संसद भवन परिसर में आपदा प्रबंधन पर जागरूकता सत्र का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, एनडीएमए और एनडीआरएफ ने बनाए कई कीर्तिमान। और अब खबरें विस्तार से। 13 मार्च से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का निर्धारित समय 6 अप्रैल को समापन हो गया। बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष का भारी गतिरोध बना रहा, जिससे कि लोकसभा और राज्यसभा में बार बार व्यवधान होता रहा। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई। बजट सत्र के आखिरी दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों की शिष्टाचार बैठक आयोजित की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। वहीं विपक्षी सांसदों ने संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला। छह अप्रैल 2023 को संसद के बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही बजट सत्र का समापन हो गया। 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र के पहले चरण की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 13 मार्च से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष की ओर से लगातार अवरोध किया गया। लोकसभा में इस सत्र के दौरान 25 बैठकें हुई, जो लगभग 45 घंटे 55 मिनट तक चली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 13 घंटे 44 मिनट तक चली और इस चर्चा में 143 सदस्यों ने हिस्सा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय आम बजट 1 फरवरी को पेश किया था। केंद्रीय बजट 2023-24 पर सामान्य चर्चा 14 घंटे 45 मिनट तक चली। वाद विवाद में 145 सदस्यों ने भाग लिया और वित्त मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया। 6 अप्रैल 2023 को ही राज्यसभा का 259वां सत्र पूरा हो गया। राज्यसभा के बजट सत्र के पहले भाग की उत्पादकता 56.3% थी, जबकि दूसरे हिस्से में ये घटकर 6.4% रह गई। पूरे सत्र के दौरान सदन की औसत उत्पादकता केवल 24.4% रही। सदन की कार्यवाही के 103 घंटे 30 मिनट व्यवधानों में चले गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद लोगों के कल्याण के लिए चर्चा और विचार विमर्श, बहस और निर्णय के लिए है, लेकिन सदन में जिस तरह का अवरोध देखने को मिल रहा है वो लोकतंत्र की गरिमा को धूमिल कर रहा है। हम सभी को जनता की अपेक्षाओं को लेकर विचार करने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में साल 2023 के लिए 55 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए कई जानी मानी हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिनमें कि 3 को पद्म विभूषण, 5 को पद्म भूषण और 47 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्रियों समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बता दें कि 22 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह में 54 पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 2023 के लिए 55 पद्म पुरस्कार प्रदान किए।
अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 3 को पद्म विभूषण, 5 को पद्म भूषण और 47 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सम्मानित किए जाने वालों में ओआरएस के जनक डॉक्टर दिलीप महालनाबिस और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परोपकारी सुधा मूर्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बता दें कि इससे पहले 22 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह में 54 पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। 5 अप्रैल 2023 का दिन उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए ऐतिहासिक रहा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्यवाही को पहली बार डिजिटल तरीके से संचालित किया। इसके साथ ही संसद में एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई और राज्यसभा ने कागज मुक्त होने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। इस दौरान सभापति ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से 13 मार्च 2023 को उठाए गए पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपनी व्यवस्था दी। साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ साथ संसदीय कार्य पद्धतियों में इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्यवाही के संचालन के लिए डिजिटल पैड का उपयोग भी किया। सदन के सदस्यों ने भी सभापति के इस कदम का स्वागत किया। पाँच अप्रैल 2023 का दिन राज्यसभा यानी उच्च सदन की कार्यवाही के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। राज्यसभा के अब तक के इतिहास में पहली बार सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही डिजिटल तरीके से चलाई, यानी संसद के उच्च सदन की ओर से डिजिटलीकरण की तरफ कदम बढ़ा दिया गया। डिजिटल तरीके से सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसद सुखेंदु शेखर राय और आर धर्मार को जन्मदिन की बधाई दी। ऑनरेबल मेंबर्स, आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू विश बर्थडे ग्रीटिंग्स to Honorable Member of Parliament Sri Sukhendu Shekhar Ray. A member since 2011, and Sri R. Dharmar, a member since 2022. इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र सभा पटल पर रखवाए और मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। सदन में आवश्यक पत्र सभा पटल पर रखवाने के बाद ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित मंत्री का बयान सभा पटल पर रखा गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने इस सभी कार्यवाही को डिजिटल माध्यम से संचालित किया। डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल और संसदीय कार्य पद्धतियों में इनके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राज्यसभा में पहली बार सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्यवाही के संचालन के लिए डिजिटल पैड का उपयोग भी किया। सदन के सदस्यों ने सभापति की ओर से उठाए गए कदम का स्वागत किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की ये पहल सांसदों को अपने कर्तव्यों को अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से निभाने में मदद करेगी। साथ ही नागरिकों के साथ जुड़ाव बढ़ेगा। इसके अलावा ये युवा पीढ़ी को संसद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दक्षिण सूडान की ट्रांजिशनल नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली के संसदीय शिष्टमंडल ने संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने जेम्मा नुनूनू कुंबा को दक्षिण सूडान की ट्रांजिशनल नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली की पहली महिला स्पीकर के रूप में निर्वाचित होने पर बधाई दी। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच सदियों से मजबूत व्यापारिक और आर्थिक संबंध रहे हैं और दोनों देश राष्ट्र निर्माण और आर्थिक परिवर्तन की यात्रा में भागीदार हैं। साथ ही सुझाव दिया कि भारत में चुनावी प्रक्रिया में ईवीएम के अनुभव से दक्षिण सूडान भी लाभान्वित हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत दक्षिण सूडान में संसदीय लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत दक्षिण सूडान में लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में मदद करेगा।
दक्षिण सूडान के संसदीय शिष्टमंडल ने संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जेम्मा नूनू कुंबा को दक्षिण सूडान की ट्रांजिशनल नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली की पहली महिला स्पीकर के रूप में निर्वाचित होने पर बधाई दी। अफ्रीकी महाद्वीप के साथ भारत के संबंधों पर बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच सदियों से मजबूत व्यापारिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। लंबे समय से चले आ रहे व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों और लोगों के आपसी संपर्क से दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुझाव दिया कि भारत में चुनावी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम की विश्वसनीयता और सुचारू संचालन के फलस्वरूप सफलतापूर्वक चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि दक्षिण सूडान के चुनाव आयोग के अधिकारियों को मतदाता जागरूकता और शिक्षा सहित भारत में मतदान प्रणाली से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि भारत दक्षिण सूडान में संसदीय लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत और इसके G20 भागीदार देशों की G20 प्राथमिकताएं साझी हैं। इसके अलावा भारत का दक्षिण सूडान सहित अफ्रीका के मित्र देशों का समर्थन प्राप्त करने का भी इरादा है। भारत की संसद इस साल G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों का P20 सम्मेलन आयोजित करेगी और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत इस मंच पर वैश्विक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सुलझाने की कोशिश करेगा। 3 अप्रैल को राज्यसभा स्थापना दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी सदस्यों को बधाई दी। सभापति ने संसद सदस्यों से सदन में सार्थक बहस और विचार विमर्श में शामिल होने की अपील की। साथ ही कहा कि सदन को बहस, संवाद, विचार विमर्श और चर्चा के लिए एक मंच होना चाहिए, न कि व्यवधान की जगह। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राज्यसभा दिवस पर संसद सदस्यों को शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट के जरिए कहा कि देश के लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाते हुए देशवासियों को नई दिशा देने में राज्यसभा का महत्वपूर्ण योगदान है। संकल्प लें कि आम जन के सशक्तिकरण की दिशा में उच्च सदन काम करता रहेगा। बता दें कि 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। राज्यसभा दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। सभापति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्र की प्रगति के लिए सभी सांसदों से सार्थक बहस और विचार विमर्श में शामिल होने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए कहा कि राज्यसभा दिवस पर संसद के उच्च सदन के सभी भूतपूर्व और वर्तमान सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने संदेश में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कामना है कि आम जन के सशक्तिकरण के लिए यह सम्मानित सदन इसी तरह काम करता रहे। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में आपदा प्रबंधन पर आयोजित जागरूकता सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ और संसद सुरक्षा सेवा द्वारा आपदा प्रबंधन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन आमजन के लिए जीवन रेखा है और एनडीएमए और एनडीआरएफ ने आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एनडीएमए और एनडीआरएफ के जवानों और अधिकारियों की सराहना करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीएमए और एनडीआरएफ ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बता दें कि ये कार्यक्रम संसद भवन परिसर में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और संसद सुरक्षा सेवा द्वारा आपदा प्रबंधन पर आयोजित जागरूकता सत्र को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक विविधता के कारण आपदा प्रबंधन देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीएमए और एनडीआरएफ ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। किसी भी तरह की आपदा हो,
उस आपदा और संकट के अंदर अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जिंदगियों को बचाना, आपदा से लोगों को राहत दिलाना और आपदा के कोई से भी संकट हो, उस संकट के समय आपदा की टीम द्वारा जो त्वरित कार्रवाई की जाती है, जिससे चाहे पानी के अंदर हो, चाहे भूकंप में हो, किसी भी तरह की आपदा हो, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, हमारी भौगोलिक स्थितियां भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग है, उसके कारण कहीं बाढ़, कहीं तूफान, कहीं आग, कहीं भूकंप, कहीं आगजनी, हर तरीके की आपदा के समय मैंने देखा है कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम के लोग इंतजार करते हैं। कोटा में जब बाढ़ आई थी, जब एनडीआरएफ की टीम तुरंत पहुंची, उन्होंने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर एनडीआरएफ टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन आज भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर प्रतिष्ठापित हुआ है। एनडीआरएफ को आपदा प्रबंधन में आमजन के लिए जीवन रेखा बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि एनडीआरएफ पूरे विश्व में आपदा प्रबंधन दस्ते के रूप में ख्याति प्राप्त संस्था है। हमने टर्की के अंदर जाकर जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत 12 घंटे में वहां पर पहुंचे और वहां पर जिस तरीके का सर्च ऑपरेशन किया, जिस तरीके से आपदा के उस संकट के समय जो काम किया, उससे भारत की एनडीआरएफ की टीम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का नाम पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हुआ और हमने ये साबित किया कि हमारी टीम नए आधुनिक और परंपरागत तरीकों से किस तरीके से आपदा के अंदर लोगों को बचाने का काम करती है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तुर्की और सीरिया में हाल ही में आयोजित ऑपरेशन दोस्त में भाग लेने वाले एनडीआरएफ कर्मियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में एनडीआरएफ द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का भी दौरा किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। ये मुलाकात नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर हुई। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष को अपने जीवन पर लिखी गई पुस्तक भेंट की, साथ ही अपने अनुभव और संस्मरण साझा किए। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से दिल्ली स्थित उनके निवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को फ्यूरोज इन ए फील्ड द अनएक्सप्लोर्ड लाइफ ऑफ एचडी देवगौड़ा पुस्तक भी भेंट की। दोनों नेताओं ने समकालीन राजनीतिक और सामाजिक प्रासंगिकता के कई मुद्दों पर चर्चा भी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। ये मुलाकात संसद भवन स्थित कार्यालय में हुई। इस दौरान विधायी कामकाज समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। ये मुलाकात संसद भवन के कार्यालय में हुई। इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा स्थापना दिवस और उत्कल दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी ओडिशा वासियों को बधाई दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट के जरिए राज्य की प्रगति की कामना की, साथ ही प्रदेशवासियों को संदेश दिया कि राष्ट्रीय विकास में योगदान देना जारी रखें। ओडिशा स्थापना दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट किया कि भगवान जगन्नाथ जी की धरती ओडिशा वहां के परिश्रमी और समर्पित नागरिकों के प्रयासों से
विकास के पथ पर अग्रसर रहे। उत्कल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया कि अतुलनीय प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक संपदा से समृद्ध ओडिशा महान विविधता, पुरातन और गौरव की भूमि है। उन्होंने राज्य की प्रगति की कामना की, साथ ही ट्वीट के जरिए कहा कि प्रदेश नई ऊंचाइयां छुए और राष्ट्र विकास में अपना योगदान देना जारी रखे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए कहा कि भगवान जगन्नाथ जी की धरती ओडिशा के स्थापना दिवस और इसी दिन को उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले उत्कल दिवस की सभी ओडिशा वासियों को शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि परिश्रमी और समर्पित नागरिकों के प्रयासों से राज्य सर्वांगीण विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे, यही कामना है। बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया कि भगवान महावीर की शिक्षाएं हमें शुचिता, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट किया कि भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा, अपरिग्रह, करुणा और क्षमा के विचार आज हमारी जीवन पद्धति बन गए हैं। उनकी शिक्षाएं शांति और सहयोग से जीव मात्र के कल्याण का रास्ता दिखाती हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट के जरिए संदेश दिया कि भगवान महावीर की शिक्षाएं हमें शुचिता, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के आदर्शों के प्रति खुद को समर्पित करते हुए करुणा, दया और सत्य से प्रेरित विश्व के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए बताया कि भगवान महावीर जयंती के मौके पर संसदीय क्षेत्र कोटा में आयोजित जन कल्याण महोत्सव में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा, अपरिग्रह, करुणा और क्षमा के विचार आज हमारी जीवन पद्धति बन गए हैं। उनकी शिक्षाएं शांति और सहयोग से जीव मात्र के लिए कल्याण का रास्ता दिखाती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर कहा कि अहिंसा परमो धर्मा, ये संदेश विश्व को जीने की राह दिखाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर नमन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि राष्ट्र के सच्चे प्रहरी शिवाजी महाराज जी ने मातृभूमि का गौरव बढ़ाया और समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के प्रयास किए। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हम सभी उनके आदर्शों के अनुसरण का संकल्प लें। ट्वीट के जरिए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि राष्ट्र के सच्चे प्रहरी शिवाजी महाराज ने मातृभूमि का गौरव बढ़ाया और समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के प्रयास किए। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि के मौके पर उनके आदर्शों के अनुसरण का संकल्प लें, यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सिक्किम के नाथुला में हिमस्खलन से हुए हादसे में कई लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया। उपराष्ट्रपति ने सिक्किम में हुए हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट के जरिए बचाव कार्यों की सफलता और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट के जरिए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट के जरिए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई, साथ ही बचाव कार्यों की सफलता और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 3 अप्रैल 2023 को लोक लेखा समिति की बैठक हुई। वित्त संबंधी स्थायी समिति की बैठक भी 3 अप्रैल 2023 को ही संपन्न हुई। 3 अप्रैल को ही रसायन एवं उर्वरक संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 5 अप्रैल 2023 को लोक लेखा समिति की बैठक हुई। 5 अप्रैल को ही विदेशी मामलों संबंधी समिति की बैठक हुई। लोकसभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की बैठक भी 5 अप्रैल 2023 को ही संपन्न हुई।
5 अप्रैल को ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति की बैठक भी संपन्न हुई। 6 अप्रैल 2023 को ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।